Good morning everyone, this is सिद्धार्थ सिंह. डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और विविधता, चैप्टर थर्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के साथ में इसका पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बाकी के चैप्टर. इन द लास्ट चैप्टर वी सॉ हाउ पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू accommodate linguistic and regional diversities, but language and religion are not the only features that give a distinct identity to people. Sometimes people also identify it themselves and relate with other on the basis of their physical appearance, class, religion, gender, caste, tribe, etc. In this chapter we study how democracy responds to social differences, divisions and inequalities. We begin with an example of public expression of social divisions. We then draw some general lessons about how social differences can take various forms. We then turn to how democratic politics affects and is affected by these social diversities. पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लैंग्वेज और रीजनल डाइवर्सिटीज़ को संग में साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जाता है कि सभी लोग पावर्स को एंजॉय कर सकें और किसी के साथ भेदभाव ना हो, इसके लिए सत्ता का बंटवारा किया जाता था. लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और उनके क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती. कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध, जैसे कि उनकी शारीरिक बनावट, उनका वो किस वर्ग से आते हैं, किस धर्म को फॉलो करते हैं, उनका जेंडर क्या है, उनकी कास्ट क्या है, वो किस रेस से आते हैं, इन सब के आधार पर भी परिभाषित किया जाता है. इस लेसन में, इस चैप्टर में हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, उनके बीच में अंतर और असमानताओं के बीच में सही तरीके से सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है. यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे. इसके बाद हम ये चर्चा भी करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप में आपकी हो भी सकती है. फिर हम इस बात को देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतंत्र राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. आई स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स. मैक्सिको में ओलंपिक आपका चल रहा था, उसकी एक स्टोरी दी गई है. इसमें जो 3 लोग खड़े हैं जब मेडल सेरेमनी चल रही है, उनमें से 2 आपके अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं और एक आपका ऑस्ट्रेलियन है. हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे जिस तरह से आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता है आपका अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए, और वहाँ के जो मूल निवासी हैं जो अमेरिकन्स हैं और जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, उनके बीच में किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन चलता है, उसको लेके यहाँ पे एक छोटा सा प्रोटेस्ट दिखाया गया है. और उस स्टोरी को इसमें थोड़ा सा ब्राइटर तौर पे लिया गया है. इसको हम देख लेते हैं. दिस पिक्चर ऑन दिस पेज डिपाइट एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. These represents the medal ceremony of the 200-meter race in the 1968 Olympics held at Mexico City. The 2 men standing with clenched fists upraised and heads bowed while the American national anthem was played are the U.S. athletes Tommy Smith and John Carlos. They are African Americans. They had won the gold and bronze medals respectively. They received their medals wearing black socks and no shoes to represent black poverty. Poverty मतलब गरीबी होता है. With this gesture, they tried to draw international attention to racial discrimination in the United States. The black gloved and raised clenched fists were meant to symbolize black power. The silver medalist, white Australian athlete Peter Norman, wore a human rights badge on his shirt during the ceremony to show his support to the 2 Americans. Do you think that Carlos and Smith should have raised an internal matter of American society in an international forum? Would you say that what they did was political?
Why do you think Peter Norman, who was neither black or American, joined in the gesture of protest? If you were in Norman's place, what would you do? ये आपकी जो फ़ोटो दी गई है ये आपका मैक्सिकन ओलंपिक्स के बीच में है, जो दोनों अफ्रीकन हैं, जो आपका फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन में है। ये दोनों ही आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। 200 मीटर रेस में इन्होंने गोल्ड और ब्रोंज जीता है। 1968 में ओलंपिक आपका मैक्सिमम हुआ था, और इस टाइम पे जब आपका मेडल सेरेमनी चल रही थी उस टाइम पे ये दोनों एथलीट्स जो यूएस के एथलीट्स हैं, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, दोनों ही व्यक्तियों ने, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन कहलाते हैं अमेरिकन सिटीजन, लेकिन मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर इंडिया का कोई व्यक्ति वहाँ पे अगर नागरिकता पा भी जाता है तो उसे इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। तो इन्होंने जूते नहीं पहने हैं, सिर्फ सॉक्स पहने हुए हैं, और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं वो बहुत ही गरीब हैं, और इंटरनेशनल तौर पे उन्होंने अपनी कम्युनिटी का ध्यान खींचने के लिए ऐसी हरकत की थी। साथ में मुट्ठी बांध के इन्होंने अपने हाथ को ऊपर करके रखा हुआ है। ये इसलिए ये दर्शा रहा है कि ब्लैक पावर्स, मतलब हमारे पास भी पावर है, इस चीज़ का घोतक इन्होंने कर रखा है। अशेष शक्ति का इन लोगों ने प्रतीक बना के रखा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स में पहले आपका जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन 1964 से उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, बहुत सारे लॉज बनाए गए, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सारे चेंजेस भी किए गए। और इससे 4 साल बाद की बात ये घटना है। अब कुछ चीज़ें आपकी बहुत जल्दी ठीक नहीं हो जाती हैं, उसके लिए बहुत समय लगता है। अफ्रीकन अमेरिकन के साथ में आज भी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है अमेरिका में, इस बात को कोई ठुकरा नहीं सकता है। और साथ में जो आपका सिल्वर मेडलिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया का निवासी है पीटर नॉर्मन ने अपने एक बैच लगा के रखा हुआ है अपने कंधे पे, अपने जर्सी पे एक बैच लगा के रखा हुआ है, वो है ह्यूमन राइट्स का बैच है। वो इस चीज़ से वो दर्शाना चाहता है कि हम भी अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ में खड़े हुए हैं, एक ह्यूमन राइट का वो बैच लगा हुआ है। अब इस हरकत के बाद क्या होता है वो हम आगे देख लेते हैं, लेकिन साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये जो पूरी हरकत थी वो इनर जो मैटर था अमेरिका का, अमेरिकन सोसाइटी का, उसे इंटरनेशनल फोरम पे लाने के लिए कोशिश की गई थी। जब चीज़ें घर में नहीं सुधरती हैं तो लोग बाहर वालों से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, और वही चीज़ आपका मैक्सिकन ओलंपिक्स में इन तीनों ने उस मदद को पाने के लिए ऐसा किया। इससे पूरी दुनिया में नाम हुआ। पूरी दुनिया की जो मीडिया होती है वो एक ओलंपिक के जो खेल्स होते हैं उन्हें कवर करती है। हर एक देश की मीडिया वहाँ पे उपस्थित होती है और उसे कवर करती है। तो पूरी दुनिया में इस चीज़ का प्रचार प्रसार हुआ कि अमेरिका जैसा देश, अमेरिका जैसा एक डेवलपिंग कंट्री, उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा कगार पे था कि वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा, और एजुकेटेड कंट्री में इस तरह की हरकत होना मट्टी पलीत करा सकता है पूरे दुनिया के सामने। तो आप अगर पीटर नॉर्मन की जगह पे होते तो क्या करते, उसका अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। The International Olympic Association held Carlos and Smith guilty of violating the Olympic spirit by making a political statement. Their medals were taken back home. They were subjected to a lot of criticism. Norman too suffered for his action and was not included in the Australian team for the next Olympic. But their action succeeded in gaining international attention for the civil rights movement in the United States. Recently, the San Jose State University, of which they were former students, honored them and installed their statue in the university campus. When Norman died in 2006, Smith and Carlos were welcomed at his funeral. इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने राजनीतिक बयान देने के चक्कर में, पॉलिटिकल एजेंडा साधने के चक्कर में कार्लोस और
कार्लोस और स्मिथ को गिल्टी पाया और रूल्स को ब्रेक करने के लिए उनके साथ हुआ ये कि उनका जो मेडल था उनसे वापस ले लिया गया, साथ में उन्हें वापस भेज दिया गया, ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। और नॉर्मन जो कि सिर्फ उसने ह्यूमन राइट का बैच लगा के रखा हुआ था, उसे भी सज़ा का अधिकारी पाया गया। और साथ में उसके साथ ये किया गया कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी उसमें ऑस्ट्रेलियन टीम में उसे हिस्सा लेने पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया नेक्स्ट ओलंपिक में। लेकिन इसका एक रिएक्शन ये हुआ कि दुनिया भर की जो ह्यूमन राइट कमीशंस है, दुनिया भर के लोग जो एक्टिविस्ट हैं, दुनिया भर की जो मीडिया है, उस पर बहुत ज़्यादा कवरेज मिला और एक सक्सीड भी हुआ इस तरह से। क्योंकि सिविल राइट मूवमेंट पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स में जो सैन जोस करके एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्मिथ और कार्लोस दोनों ही वहाँ पढ़े हुए हैं, वहाँ पे उन्हें सम्मानित किया गया। साथ में वहाँ पे उनकी ये जो मूर्ति है ये स्थापित भी की गई। 2006 में जब आपका पीटर नॉर्मन की जब डेथ हुई तो उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए स्मिथ और कार्लोस भी वहाँ पे मौजूद थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़, डिवीजन्स, समानताएं, असमानताएं और विभाजन। द एथलीट्स इन द एग्जाम्पल अबव were responding to social divisions and social inequalities, but does that happen only in societies which have racial divisions? In the previous two chapters, we have already noted some other form of social divisions, the examples of Belgium and Sri Lanka. So both religion and social divisions. In the case of Belgium, we noted that people who live in different regions speak different languages. In Sri Lanka, we noted linguistic as well as religious differences. The social diversity can take different form of different societies. ऊपर जो हमने भी पढ़ा है एग्जाम्पल, उसमें जो एथलीट्स हैं वो सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव को अपने तरीके से वो लोग अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है, रेस या फिर कलर के आधार पर ही होता है? पिछले 2 चैप्टर्स में हमने सामाजिक बंटवारों के कुछ स्वरूप को देखा है, कुछ उदाहरण को देखा है। एग्जाम्पल्स के तौर पे बेल्जियम और श्रीलंका में हमने देखा है कि विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पे मौजूद है। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलते हैं। श्रीलंका में ये बंटवारा लैंग्वेज और एरिया वाइज दोनों तौर पे हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में हमारे सामने दिखती है। अपने इंडिया में भी सामाजिक विविधता दिखती है ना। डाइवर्सिटीज़ अपने देश में भी मिलती है, बहुत तरीके से डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। इसीलिए हमारे देश को अनेकता में एकता भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना है कि हम अभी सही तरीके से चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे धर्म के नाम पे भी विविधता है, हमारे यहाँ जातीय तौर पे भी है, हमारे यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स भी हैं, हमारे यहाँ क्षेत्रीय तौर पे भी है, रेस है, कास्ट है, इन सारे तौर पे हमने डाइवर्सिटी देखी है। लेकिन हम इसको अपनी कमी बनाने से अच्छा हम इसे अपना एक प्लस पॉइंट के तौर पे देखते हैं। जब भी हम बात करते हैं भारत, तो साथ में हम ये भी जोड़ देते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है, हमारे यहाँ विविधता में भी एकता है। हम इस तरह की बातों पे ज़्यादा जोर देते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव स्टांस लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। These social differences are mostly based on accident of birth. Normally we don't choose to belong to our community. We belong to it simply because we were born into it. We all experience social differences based on accident of birth in our everyday lives. People around us are male or female. They are tall and short, have different kinds of complexions, or have different physical abilities or disabilities. But all kinds of social differences are not based on accident of birth. Some of the differences are based on our choice. For example, some people are atheists. They don't believe in God or any religion.
Some people choose to follow a religion other than the one is in which they were born. Most of us choose what to study, which occupation to take, and which games or cultural activities to take part. All these lead to formation of social groups that are based on our choice. सामाजिक विभाजन अधिकतर जन्म पे आधारित होता है. नॉर्मल तौर पे हम अपनी कम्युनिटी चुनने के लिए हम अपनी कम्युनिटी नहीं चुन सकते हैं. हम सिर्फ इस आधार पे किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के परिवार में, उस कम्युनिटी के एक फैमिली में हुआ है. सिर्फ हम और इसी वजह से उस कम्युनिटी के हो जाते हैं. जन्म पे आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज़ करते हैं. हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई लड़का हो लड़की हो, चाहे वो लंबा हो छोटा हो, उसका रंग कैसा है, उसकी क्षमताएं हैं, उसकी अक्षमताएं हैं, सब अलग अलग होती हैं. बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पे आधारित नहीं होते. कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं. कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी रिलीजन चुन सकते हैं. हम सभी लोग अपने पढ़ाई के विषय में या कौन सा ऑक्यूपेशन लेना है उसके बारे में, खेल या सांस्कृतिक कल्चरल गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं. इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पे आधारित नहीं होते. Every social differences does not lead to social divisions. Social differences divide similar people from one another, but they also unite very different people. People belonging to different social groups share differences and similarities cutting across the boundaries of their groups. In the instance above, Carlos and Smith were similar in one way. Both were African Americans and thus different from Norman, who was white, but they were also all similar in other ways. They were all athletes who stood against racial discriminations. हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती. सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होती हैं, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं, एक अच्छा बॉन्ड भी बनाती हैं. विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं. जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, लेकिन जबकि नॉर्मन आपका वाइट था और वो अमेरिकन भी नहीं था, पर इन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी एथलीट थे. ओके. It is fairly common for people belonging to some religion to feel that they do not belong to the same community because their caste or sect is very different. It is also possible for people from different religion to have the same caste and feel close to each other. Rich and poor persons from the same family often do not keep close relations with each other, for they feel they are very different. Thus, we all have more than one identity and can belong to more than one social group. We have different identities in different contexts. अक्सर ये देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है. ये भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के करीब महसूस करते हों. एक ही परिवार के अमीर या गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं. इस तरह हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है. इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं. दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण कर लेती है. अब आ जाते हैं स्टोरी की स्टार्टिंग में, द स्टोरी फ्रॉम मैक्सिकन ओलंपिक्स में. इसमें ये छोटा सा बच्चा बना हुआ है. इसके नीचे एक लिखा हुआ है, माई सल्यूट टू कार्लोस एंड स्मिथ, विल आई एवर हैव द करेज टू डू वॉट दे डिड. मेरा सलाम है कार्लोस और स्मिथ के प्रति. क्या मेरे अंदर इतना साहस कभी आएगा कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकूँगा.
और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि कार्लोस और स्मिथ साथ में पीटर नॉर्मन, तीनों के अंदर वो करेज था, वो साहस था कि उन्होंने अपना करियर दांव पे लगा दिया, अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया, सिर्फ़ और सिर्फ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को दुनिया की नज़र में लाने के लिए। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कितना ख़तरनाक हो सकता है और वो कितना घातक हो सकता है, वो कितना ज़्यादा बेइज्जत करने वाला सीन हो सकता है, ये आप और हम कभी ना कभी तो फील किए ही होंगे। आपके अगर भारत में अगर आप ST SC कैटेगरी में आते हैं तो आपके साथ ये कभी ना कभी ये सारी चीज़ें हुई होंगी कि डिस्क्रिमिनेशन आपने कभी देखा होगा। अगर आप जाति आधारित नहीं देखना चाहते हैं, धर्म आधारित नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर भी आपने अपनी शारीरिक संरचना के प्रति भी डिस्क्रिमिनेशन देखा होगा, आपने अपनी एक्टिविटी के तौर पे देखा होगा, आप अपने डिसेबिलिटी के तौर पे आपने देखा होगा। किसी न किसी तरीके से आपने डिस्क्रिमिनेशन कभी न कभी देखा होगा। तो इसके लिए कहा जाता है, विल आई एवर हैव द करेज टू डू व्हाट दे डिड। इतना करेज होना चाहिए, इतना साहस होना चाहिए कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसका खुल के विरोध कर सकें, अंजाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप उसका विरोध कर सकें। अगर आप सही हैं तो आगे बेहतर ही होगा। सिविल राइट्स मूवमेंट इन द USA 1954 to 1968 refers to a set of events and reforms movements aimed at abolishing legal racial discrimination against African Americans led by Martin Luther King Jr. This movement practiced non-violent methods of civil disobedience against racial डिस्क्रिमिनेशन लॉज एंड प्रैक्टिसेस। सिविल राइट्स मूवमेंट्स आपका अमेरिका में चलाया गया था, मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने इसको लीड किया था। इस कि जो भी आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है अफ्रीकन अमेरिकन के साथ में, भाई देखिए, जब आपका ब्रिटिश आपके अमेरिका पे कब्जा करके रखे हुए थे, तो उन्होंने सिर्फ अमेरिका पे कब्जा नहीं किया था, उन्होंने हिंदुस्तान पे भी कब्जा किया था, साथ में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे भी कब्जा किया था, चाइना पे भी कब्जा किया था, कई देशों पे उनका कब्जा था। तो वो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को शिफ्ट करते रहते थे। जैसे अमेरिका में आपका मजदूरी करने के लिए या अफ़ीम उगाने के लिए वो अफ्रीका से कुछ लोगों को उठा के लेके जाते थे, लोगों को भर भर के लेके जाते थे स्लेव के तौर पे, और उन्हें अमेरिका में जाके शिफ्ट कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में आई, ब्रिटिशर्स को अमेरिका छोड़ना पड़ा, और अमेरिका जब आज़ाद हुआ, एक फ्री कंट्री के तौर पे वो इस्टेब्लिश हुआ, तो जब आप पढ़ेंगे इस चीज़ को कि अमेरिकन रेवोल्यूशन किस तरह से हुई थी, तो आप ये पाएंगे उसमें कि अमेरिका में जो एक्चुअल अमेरिकन्स हैं, जो एक्चुअल अमेरिकन ट्राइब है, वो लगभग ख़त्म हो चुकी है, जिसको हम रेड इंडियंस के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में जो आज आपको अमेरिकन दिख रहे हैं, वो अमेरिकन जो वाइट अमेरिकन हैं, वो सब के सब यूरोपीज़ हैं, वो ब्रिटिशर्स हैं, USSR के हैं, वो जर्मनी के हैं, वो फ्रांस के हैं, वो ब्रिटेन के सबसे ज़्यादा हैं। आपका 13 ग्रुप ऐसे थे, 13 ग्रुप्स आपके ऐसे थे जो अमेरिका के अलग अलग क्षेत्र पे अपना कब्जा चलाते थे, अलग अलग जगहों पे रहते थे और हेड थे वहाँ के। और इन्हीं लोगों ने ब्रिटेन की सत्ता के साथ में 13 जो 13 ग्रुप थे, ये ब्रिटिश के ही थे, ब्रिटिशर्स ही थे। साथ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसके प्रति इन्होंने विरोध दर्ज कराया था, और ब्रिटिशर्स ने ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से अमेरिका को आज़ाद कराया था। और आज जो वहाँ पे एक्चुअल लोग रहते हैं वो ब्रिटिशर्स ही हैं, वो अमेरिकन नहीं हैं। वो अमेरिकन कहलाने लगे हैं क्योंकि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत सालों से रहते चले आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अमेरिकन्स नहीं हैं। अमेरिका के जो एक्चुअल प्राणी हैं, एक्चुअल जो सिटीजन्स हैं, वो गोरे नहीं हैं, वो एक्चुअल में ब्लैक ही हैं। तो जब ब्रिटिशर्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लेके आते थे अफ्रीकन को, और यहाँ पे उनसे मजदूरी कराते थे, एक स्लेव के तौर पे काम कराते थे, तो हमेशा से अमेरिकन्स को ये देखने की आदत थी कि जो अफ्रीकन है वो काले हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं है,
ये गोरे हैं तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। ये अपने आप को उच्च समझते थे क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ ये गोरे थे, सिर्फ इस बात के लिए। और हमेशा से अफ्रीकन्स को एक स्लेव के तौर पे देखते देखते इनकी आदत हो गई थी इनसे स्लेवरी कराने के लिए। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हम श्रेष्ठ हैं और अफ्रीकन श्रेष्ठ नहीं हैं, तो हमारा अफ्रीकन के ऊपर हमेशा राज चलेगा। लेकिन एक समय है हमेशा ऐसा आता है कि जब चीज़ों का विरोध होना शुरू हो जाता है, कितनी भी आदर्श योजना क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन गिर ही जाती है। और फिर इस पे विरोध होना स्टार्ट हुआ। अफ्रीकन्स ने अपने सिविल राइट्स के लिए विरोध करना स्टार्ट किया। और विरोध एक एक बंच में होता था, एक एक बैच में होता था। और बहुत ज़्यादा विरोध और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद अमेरिकन कॉन्टिनेंट के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें चेंज लाया गया और इन्हें भी बराबर सिविल राइट्स का अपॉर्चुनिटी दी गई, राइट्स इनको दिया गया। लेकिन राइट्स दे देने के बाद भी चीज़ें सुधरी नहीं, उसको समय लगता है, लोगों की मेंटालिटी सुधारने में समय लगता है। एक दो पीढ़ी जब बीत जाती हैं तब चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट होती हैं। आज अमेरिका में आपका सिविल राइट्स ब्लैक्स के पास भी है, अफ्रीकन्स के पास में भी है, लेकिन वो उतना अभी भी बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है। अभी भी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बरकरार है। आने वाले टाइम पे धीरे धीरे इस चीज़ से भी छुटकारा इन्हें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन और ब्लैक आर द टर्म यूज्ड टू रेफर मेनली टू द descendants of African who were brought into America as slaves between the 17th century and early 19th century। जो मैंने आपको बता दिया कि एक स्लेव के तौर पे इनको वहाँ से अफ्रीका से लेके आया जाता था अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे और यहाँ उनसे काम कराया जाता था, है ना। इसी तरीके से भारत से भी लोगों को उठा के लेके जाया जाता था और उन्हें अफ्रीका लेके जाते थे और वहाँ पे उनसे एज अ स्लेव काम कराते थे, है ना। तो ये चीज़ें हमेशा से चलती चली आई हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। जो ब्रिटिशर्स आज आपके सामने बहुत वाइट कॉलर बन के घूमते हैं, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा मेरे पास एक वर्ड आ रहा है, मैं बोलूँगा नहीं, वही है ये। सबसे घटिया और सबसे थर्ड क्लास अगर कोई इंसान है तो वो आपको यूरोपियन कंट्रीज से अच्छा एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा। The Black Power movement emerged in 1966 and lasted till 1975, which was a more militant anti-racist movement advocating even violence if necessary to end racism in the US। अपनी सत्ता को पहचानने के लिए, लोगों को अपने होने की अहमियत बताने के लिए द ब्लैक पावर करके भी एक सिस्टम चलाया गया। 1966 टू 1975 तक इन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाए अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ हम भी हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर। रिसेंटली आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि अमेरिका की सत्ता चेंज होने से पहले, डोनाल्ड ट्रंप की जब सत्ता वहाँ पे थी, लास्ट वहाँ चुनाव होने से पहले की बात है, एक कैंपेन चलाया गया था ब्लैक लाइव्स मैटर्स। क्योंकि वहाँ पे एक सीन ऐसा हुआ था कि छोटा सा प्रोटेस्ट हो रहा था, छोटा नहीं, एक प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहा था। राह चलते हुए पुलिस वाले ने एक अफ्रीकन अमेरिकन को पकड़ा, उसके गर्दन पे पैर रख के, वहाँ कैदियों को पकड़ने का यही एक तरीका होता है, उनको लिटा के उन पुलिस वाले उनके गर्दन पे पैर रख देते हैं और फिर उन्हें हथकड़ी पहनाई जाती है, फिर उन्हें गाड़ी में भर के उनको लेके जाया जाता है जेल थाने, जहाँ उनको ले जाना होता है। तो इसी तरह से काम चल रहा था और पुलिस वाले ने अफ्रीकन अमेरिकन को पकड़ा, उसके गर्दन पे पैर रख के घुटने से उसको दबा के रखा हुआ था और कुछ देर बाद वो बोलना स्टार्ट किया, ऑफिसर आई कांट ब्रीथ, ऑफिसर आई कांट ब्रीथ। और ऐसे करते करते तकरीबन डेढ़ दो मिनट तक वो उसके गर्दन पे पैर रखे रहा और उस व्यक्ति की डेथ हो गई। भरे बाज़ार में, मेन स्ट्रीट में अमेरिका के उस व्यक्ति की डेथ हो गई। और ये आप सोच नहीं सकते हैं कि अगर आपके सामने इस तरह की हरकत हो और आप रोक ना पाएँ, अगर आपका स्वाभिमान थोड़ा सा भी जीवित है और आप रोक ना पाएँ उस चीज़ को, तो ये कितना गिल्ट फील करा सकता है आप सोच नहीं पा रहे होंगे।
ये सोचना ज़रूरी है कि आपके सामने वाले के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो आपको हाथ बांध के मूक बन के नहीं खड़े रहना है। आपको अपना पार्टिसिपेशन देना है उस व्यक्ति को बचाने के लिए जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसके साथ गलत हो रहा है। और उसके बाद एक कैंपेन चलाया गया कि ब्लैक लाइव्स मैटर। 2020 की स्थिति है, हम 21वीं सदी के 20 साल बीत चुके हैं और हम आधुनिकता का परचम लहराते हैं। दुनिया ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। लगभग बहुत सारी कंट्रीज़ आपकी डेवलप्ड हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ आपकी डेवलप होने के कगार में हैं। और आज के टाइम पे भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, जो दुनिया भर को हवाला देता है कि आपके यहाँ पे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, दुनिया भर में वो सेंसस लगाता है कि आपके यहाँ पे कश्मीर में ऐसा हो रहा है, आपके यहाँ पे कश्मीरी 370 आपने अबॉलिश कर दिया है। अफ़गानिस्तान में उन्होंने सेना उतार के रखी है, पाकिस्तान में सेना उतार के रखते हैं। ये अलग अलग जगह पे अपने बेस बनाते हैं, लोगों को धौंस दिखाते हैं, लेकिन इन्हीं के देश में इस तरह की हरकत हो जाती है और आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी के चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल इतना ही।